हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर के एमसीक्यूज शुरू करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के बेसिक जो थे हमने पढ़ लिए। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सीरीज एसी सर्किट। ठीक, सीरीज एसी सर्किट। ठीक, इसमें कुछ सर्किट होते हैं, जैसे सीरीज में जैसे आरएल सर्किट होता है। ठीक, जैसे इसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक, और यहाँ पे एसी वोल्टेज की सप्लाई हमने दे दी है। ठीक, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वीआर माना है और इस इंडक्टेंस कॉइल के बीच वीएल माना है। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो सीरीज में सेम करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट मानी गई है, तो यहाँ पे रेफरेंस लिया करंट को। ठीक, और देखो जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में रहते हैं दोनों। ठीक, तो इनका बीच फेज एंगल 0 होता है, तो वोल्टेज और जो टोटल करंट है वो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक, तो ये हमने करंट का फेजर लिया था, तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज करंट के ही फेजर में रहेगा। ठीक, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वह करंट से लीड करता है 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये करंट है और ये BL जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज था, ये करंट से लीड कर रहा है 90 डिग्री। ठीक, और ये हमारा दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होता है वो होता है हमारा, क्योंकि ये फेजर क्या है, ये फेजर क्वांटिटी है ये। ठीक, तो इसका रिजल्टेंट ये क्या होती है, फेजर क्वांटिटी होती है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, फेजर सम ऑफ BR प्लस VL। ठीक, तो इस प्रकार से होते हैं। तो I की वैल्यू निकालेंगे तो I इक्वल टू, देखो ये है टोटल वोल्टेज √BR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ये टोटल वोल्टेज आ गया हमारा। ठीक, और ये जो होता है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये होता है हमारा इम्पीडेंस Z। ठीक, तो जैसे रेजिस्टेंस होता है DC सर्किट में, AC सर्किट में होता है इम्पीडेंस Z। ठीक, तो I इक्वल टू होता है B/Z या √R स्क्वायर XL स्क्वायर। XL ये इंडक्टेंस के लिए, अगर कैपेसिटर होता तो XC होता है यहाँ पे। ठीक, ये ठीक, I इक्वल टू B/Z और Z इक्वल टू ये होता है, ये भी ओम में ही होता है। फेज एंगल क्या लेते हैं, फेज एंगल हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो tan phi इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, VL/VR। ठीक, तो ये आ गया, या फिर उसको और सॉल्व करेंगे तो BL इक्वल टू होता है I इंटू XL, VR इक्वल टू होता है I इंटू R। ठीक है, तो I से I कैंसिल, तो XL/R हो जाता है, tan phi इक्वल टू XL/R हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार होता है ये। तो इसी तरीके से सीरीज में रहते हैं। ठीक, सर्किट। चलिए हम इसके MCQs देखते हैं, फिर उसको वैसे ही बताते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है, द इम्पिडेंस ऑफ RL सीरीज सर्किट इज। अभी देखा था इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा इम्पिडेंस जो होता है, ये होता है Z इक्वल टू RL की बात हो रही है JXL। ठीक, ये होता है, तो इसका अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक, ये एक इमेजिनरी नंबर है ना, तो ये Z आ गया इतना ओम। ठीक है, तो RL सीरीज सर्किट में Z की वैल्यू कितनी होती है, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो राइट आंसर इज थर्ड, तीसरा हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन RL सीरीज सर्किट लाइन करंट। RL सीरीज सर्किट में लाइन करंट क्या करती है, लीड द अप्लाई वोल्टेज। अप्लाई वोल्टेज से लीड नहीं करती है। हम करंट को यहाँ पे क्या है, एज ए रेफरेंस लेते हैं। सीरीज सर्किट में करंट को एज ए रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, ठीक, फेजर डायग्राम बनाते हैं तो फेजर में रेफरेंस जो लेते हैं हम करंट को लेते हैं। ठीक, इसमें सीरीज में कोई सेम रहती है ना करंट। ठीक, तो लाइन करंट क्या करेगी, लाइन करंट लीड नहीं करती असल में, इसमें क्या करता है, वोल्टेज लीड करता है। जो टोटल वोल्टेज होता है ना V, जी हमने V निकाला था। देखो ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज था, ये टोटल जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है, ये क्या है, ये देखो किसी एंगल से इस करंट को लीड कर रहा है ना भाई। VR जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो है, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वह तो इसी की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है L के, वह 90 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक, लीड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो देखो ये अगर यहाँ होता तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, ये तो लीड कर रहा है ये 90 डिग्री VL। लेकिन जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज, वह हमारा किसी एंगल फाई से, क्योंकि इसमें ये RV इन्वॉल्व हो गया ना। अगर केवल ये होता तो 90 डिग्री ही हमारा वोल्टेज लीड करता, अब यहाँ पे RV इन्वॉल्व हो गया, तो इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे इन दोनों का, तो ये आएगा। तो ये देखो किसी एंगल फाई से जो है करंट को लीड कर रहा है। ठीक,
कोई एंगल फाई है, हमें मालूम नहीं कितना है, तो करंट को इस एंगल फाई से लीड कर रहा है ये, ठीक है, वी। तो यही पूछा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, इन एन आर एल सीरीज सर्किट द लाइन करंट। तो लाइन करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है ना, किसी एंगल से वोल्टेज को लैग कर रही है ना। तो लीड द अप्लाई वोल्टेज, ये गलत है। लैग बिहाइंड द अप्लाई वोल्टेज इन फेज विद अप्लाई वोल्टेज, फेज में नहीं है, फेज में तो केवल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वो है, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, वोल्टेज के वो करंट क्या करती है, लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक, किसी एंगल फाई से लैग करती है वोल्टेज को, ठीक। तो राइट आंसर इज सेकंड, ठीक है, सेकंड वाला हमारा राइट आंसर होगा, लैग बिहाइंड द अप्लाई वोल्टेज, ठीक। ये भी आ सकता था कि यहाँ करंट, लाइन करंट की जगह ये आ सकता था अप्लाई वोल्टेज इन आर एल सीरीज सर्किट अप्लाई वोल्टेज, तो यहाँ आ जाता लीड द लाइन करंट, ठीक। तो ये आ जाता, बात समझ में आ गई, यहाँ लाइन करंट हो जाता अप्लाई वोल्टेज की जगह। तो क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आर एल सीरीज सर्किट द फेज डिफरेंस फाई, ठीक है, किसी आर एल सीरीज सर्किट में फेज डिफरेंस क्या फाई है बिटवीन अप्लाई वोल्टेज एंड सर्किट करंट, ठीक, विल इंक्रीज इफ़, अगर क्या है वो कह रहा है फेज डिफरेंस फाई कब इंक्रीज करेगा। तो हमें फेज डिफरेंस, हमें फार्मूला पता है, tan फाई इक्वल टू हमने निकाला था XL अपॉन आर, ये निकाला था ना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, फाई कब क्या करेगा, इंक्रीज होगा, वो सॉरी, अगर क्या है द फेज डिफरेंस फाई बिटवीन अप्लाई वोल्टेज एंड करंट विल इंक्रीज, कब इंक्रीज होगा, इफ़ XL इंक्रीज, आर इंक्रीज, XL इज डिक्रीज, ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज इंक्रीज, वो डिक्रीज। तो राइट आंसर क्या होगा, XL जब इंक्रीज होगा, देखो जब XL इंक्रीज होगा तभी तो हमारा ये इंक्रीज होगा, बात समझ में आ गई, ठीक। क्योंकि tan में एंगल की वैल्यू जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक बढ़ता जाता है, ठीक, ठीक। तो हमारा क्या है, XL जब इंक्रीज होगा तो हमारा फाई इंक्रीज होगा, तो राइट आंसर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर कंज्यूम इन एन AC सर्किट गिवन बाय, AC सर्किट में जो पावर कंज्यूम होती है, द पावर कंज्यूम इन एन AC सर्किट इज़ गिवन बाय, AC सर्किट में जो पावर कंज्यूम होती है कैसे दी जाती है, इनमें से कौन सा फार्मूला होता है। तो देखो मैं बताता हूँ कौन सा फार्मूला होता है। जो AC सर्किट में जो पावर कंज्यूम होती है ना, वो होती है हमारी P इक्वल टू VI cos फाई, ठीक, सिंगल फेज की बात हो रही है, ठीक है। तो जो V और I है ना, ये RMS वैल्यू होती हैं, ये RMS वैल्यू होती हैं, ठीक है, ये RMS वैल्यू होती है, ठीक, बात समझ में आ गई। और हमने पढ़ा था तो यहाँ पे देखो RMS वैल्यू नहीं, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है सारी, तो हमें मैक्सिमम में चेंज करना पड़ेगा इसे। तो हमने पढ़ा था V RMS इक्वल टू क्या होता है, V मैक्सिमम अपॉन √2, यही तो होता है। और I RMS इक्वल टू क्या होगा, I मैक्सिमम अपॉन √2, ये फार्मूला होता है ना। तो हमें मैक्सिमम में बदलना है, हम यहाँ देखो यहाँ पे मैक्सिमम में दे रखी है सारी वैल्यू, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस RMS वैल्यू को, AC की हमेशा जो वैल्यू दे रखी होती है वो RMS दे रखी होती है, ठीक। अगर मैक्सिमम वहाँ कोई मेंशन नहीं करी गई है पर्टिकुलर चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, तो वो हमारी हमेशा RMS वैल्यू ही होगी AC की कंडीशन में, ठीक। तो हमें क्या है, यहाँ से V मैक्स निकालना है। तो V मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 V RMS, वो सॉरी हमें इसकी निकालने की ज़रूरत ही क्या है, V RMS की जगह ये रख दो और I RMS की जगह ये रख दो, बात समझ में आ गई। तो इस फॉर्मूले रख दो, V RMS की जगह V मैक्स अपॉन √2 और I RMS की जगह I मैक्स अपॉन √2। तो पावर का फार्मूला आ जाएगा P इक्वल टू V मैक्स अपॉन √2 इंटू I मैक्स अपॉन √2 इंटू cos फाई। cos फाई क्या है हमारा, पावर फैक्टर पढ़ा था हमने, पावर फैक्टर भी, ठीक, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट भी पढ़ा था। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 2 और ये 2 दोनों की मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे केवल। तो V मैक्स I मैक्स अपॉन 2, ये दोनों 2 हो जाएंगे इंटू cos फाई, ठीक।
ठीक। तो ये आ गया फार्मूला निकल के। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर इस ये सेकंड, P इक्वल टू BM/2 इंटू कॉस फाई। ठीक, कॉस फाई क्या? पावर फैक्टर, शक्ति गुणक हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज गिवन बाय। AC सर्किट का पावर फैक्टर कैसे दिया जाता है? ठीक, तो AC सर्किट का पावर फैक्टर जो होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है cos फाई इक्वल टू R/Z। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका, इससे दिया जाता है ये। ठीक, याद रखना ये डायरेक्ट फार्मूला cos फाई इक्वल टू R/Z। cos फाई के कई सारे फार्मूले होते हैं, एक तो ये होता है cos फाई इक्वल टू R/Z और एक होता है cos फाई इक्वल टू रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर। ठीक है, रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर। ठीक, रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर, आभासी शक्ति। ठीक, वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आएगा नहीं वैसे, चलो करा दे रहा हूँ। सिंपल है, सिंपल आ सकता है, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला वो कैलकुलेटर, चलो कैलकुलेटर तो अलाउ होता है तुम लोगों को। ठीक, तो उससे कर सकते हो। अगर एंगल की दिक्कत आई, मान लो पॉइंट में कोई एंगल आ गया तो कैसे निकालोगे? मान लो 10 15 का या फिर 10 25 का या 35 का कैसे निकालोगे? तो याद तो होगा नहीं, तो निकालना पड़ेगा वो कैलकुलेटर से। ठीक, इन एन RL सीरीज सर्किट R इक्वल टू इतना दे रखा है, XL इक्वल टू इतना दे रखा है। ये कह रहा है द फेज एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट करंट। सर्किट करंट और वो वोल्टेज और सर्किट करंट के बीच फेज एंगल बताओ। फेज एंगल मतलब फेज एंगल फाई होता है। ठीक, फाई तो ही होता है फेज एंगल, एंगल तो फाई है ना, tan फाई cos फाई या sin फाई, वो तो अलग अलग चीज़ें। एंगल तो वह हमारा फाई ही रहेगा। ठीक, वो कितना डिग्री है। ठीक, तो हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। तो R इक्वल टू दे रखा है हमें 10 ओम, XL इक्वल टू दे रखा है ये भी 10 ओम। तो ये कह रहा है फाई बताओ। ठीक, फाई की वैल्यू बताओ। तो देखो दो तरीके हैं हमारे पास फाई की वैल्यू निकालने के लिए, बल्कि 3 तरीके हैं। एक होता है साइन फाई, ठीक, एक होता है साइन फाई। ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं हम। बात समझ में आ गई? ठीक, तो साइन फाई से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, साइन फाई इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला होता है साइन फाई इक्वल टू XL/Z। ठीक है, ये होता है। ठीक, साइन फाई इक्वल टू, तो दो हमारे पास देखो दो तरीके हैं। सबसे पहले या तो देखो तीन फार्मूले हमें याद हैं। एक होता है tan फाई इक्वल टू XL/R, एक होता है cos फाई इक्वल टू R/Z, एक होता है साइन फाई इक्वल टू XL/Z। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी से भी निकाल सकते हो। अब देखो अगर हम देखो इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो देखो ये दोनों चीज़ हमें डायरेक्ट दे रखी हैं, इनसे निकाल लेंगे। बात समझ में आई? और अगर इन फार्मूलों से निकालेंगे R/Z या XL/Z तो हमें पहले Z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Z की वैल्यू कैसे निकालोगे? Z इक्वल टू √R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ऐसे तो निकालोगे। ये फार्मूला होता है, मतलब 100 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो 200 हो गया ये। ठीक है, तो ये कितना निकल गया 10√2, ये निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, Z की वैल्यू ये निकल के आ गई 10√2। ठीक भाई, 10 कैसे, इसको ऐसे कर सकते हो ना, 100 × 2, 100 कितने का है? 10 का, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा और √2 अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो मान लो इससे निकाल लें हम cos फाई से। cos फाई इक्वल टू R/Z होता है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और Z की वैल्यू 10/√2। बात समझ में आ गई? तो ये कितना आ गया cos फाई इक्वल टू 1/√2 या फिर फाई इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2। इसका मतलब फाई इक्वल टू 45 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो ऐसे निकाल सकते हो फिर। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो साइन से। साइन फाई इक्वल टू फॉर्मूला हमें पता है, साइन फाई इक्वल टू XL/Z
जेड, तो एक्सएल 10 है, जेड ये आया निकल के, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा साइन फाइव इक्वल टू 1/√2 या फिर फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, ये मतलब 45 डिग्री। ठीक, और एक फार्मूला हमें और पता है, एक फार्मूला हमने और पढ़ा, tan फाइव इक्वल टू क्या होता है एक्सएल अपॉन आर। तो देखो इससे हम सीधे निकाल सकते हैं, हमें z निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर हमें जिस दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो वो निकालने की क्यों ज़रूरत है हमें z निकालने की। अगर z दे रखा होता तब हम डायरेक्ट कर देते, तो जितनी ईजी वे से हो सकता है ना उतनी ईजी वे से करेंगे हम। ठीक है, तो हम हमेशा ये, अगर हमें ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर एक्सएल और z दे रखा है तो हम साइन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और आर और z दे रखा है तो हम कॉस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो tan फाइव इक्वल टू, ये tan दे रखा है हमें और ये भी tan दे रखा है। ठीक, इक्वल टू 1, मतलब फाइव इक्वल टू tan इनवर्स 1, मतलब फाइव इक्वल टू, ये 1 कितने का मान होता है 45 का tan में, तो फाइव इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो तीनों से हमने निकाल के देख लिया, हमारा कितना आएगा राइट आंसर 45 डिग्री। बात समझ आई। तो जो देखो हमें यहाँ आर और एक्सएल दे रखा है, तो हम सीधे सीधे tan फाइव वाला फार्मूला लगाएंगे। तो जैसे जैसे हमें दे रखे होते हैं उसी हिसाब से हम फार्मूला लगाएंगे। tan, ठीक है, cos फाइव क्या होता है पावर फैक्टर, sin फाइव होता है रिएक्टिव फैक्टर। ठीक है, 3 पावर होती हैं, एक पावर होती है हमारी P इक्वल टू V इंटू आई, ये होती है हमारी अपेरेंट पावर, आभासी शक्ति। इसका मात्रक जो होता है हमारा वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, वोल्ट एम्पियर। ठीक, एक होती है रियल पावर, ठीक है, ये होती है अपेरेंट पावर PA। ठीक, एक होती है रियल पावर जिसको हम P से ही दिखाते हैं। ठीक है, ठीक, ये होती है हमारी BI cos फाइव जो हम लेते हैं रियल में। ठीक, और एक होती है हमारी रिएक्टिव पावर, इसका फॉर्मूला होता है वाट, इसका यूनिट होता है वाट, ये होता है रिएक्टिव पावर, ये होता है हमारा BI sin फाइव। ठीक, इसका मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की पावर होती हैं AC में। ठीक, तो वो उसको हम sin फाइव को कहते हैं रिएक्टिव फैक्टर और cos फाइव को पावर फैक्टर। ठीक, तो जो रियल पावर जो हमारी होती है वो होती है BI cos फाइव। ठीक, जो हमारी यूटिलाइज होती है सर्किट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी द वैल्यू ऑफ फाइव, मतलब फेज एंगल शुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम। ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए जो हम डिटरमाइन करते हैं ना फाइव की वैल्यू, वह कौन से फार्मूले से करते हैं, हम tan फाइव से करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर इज tan फाइव। ठीक, ठीक, द ग्रेटर एक्यूरेसी, फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए द वैल्यू ऑफ फाइव शुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम, किससे करते हैं tan फाइव से। ठीक, द पावर फैक्टर ऑफ ए DC सर्किट, DC सर्किट में पावर फैक्टर दिखाते हैं क्या होता है। भाई पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, cos फाइव इक्वल टू R अपॉन Z। ठीक, Z क्या होता है इम्पीडेंस, AC में तो होता है हमारा Z इक्वल टू √R² और XL का स्क्वायर, लेकिन AC में XL नहीं होता है। ठीक है, वो सॉरी DC में XL नहीं होता, क्यों, XL इक्वल टू होता है 2πf इंटू L। ठीक, मतलब XL इक्वल टू फार्मूला होता है ओमेगा L। ठीक, तो ओमेगा का फार्मूला ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf इंटू L, ऐसे कर सकते हैं XL को। फाइव हमारी DC में 0, वो F फ्रिक्वेंसी DC की 0 होती है, तो XL क्या हो जाएगा DC के लिए 0। बात समझ में आई। तो XL हमारा DC में नहीं होता है, XL हमारा DC में 0 होता है, तो Z इक्वल टू कितना बचा √R², मतलब Z इक्वल टू R। DC में Z इक्वल टू क्या होता है R होता है, तो यहाँ पर DC के लिए Z इक्वल टू R लगा दो, तो cos फाइव कितना आ गया 1। ठीक, तो पावर फैक्टर हमारा DC का कितना होता है, पावर फैक्टर ऑफ ए DC सर्किट इज़ 1। ठीक, 1 रहता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज़्यादा टफ मामला नहीं है बहुत। ठीक, बस समझना है चीज़ को। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट इज इंक्रीज, पावर फैक्टर हमारा सर्किट का क्या होता है इंक्रीज होता है, तो क्या होगा रिएक्टिव पावर इज डिक्रीज, एक्टिव पावर इज डिक्रीज, रिएक्टिव पावर इंक्रीज, या बोथ एक्टिव और रिएक्टिव पावर इंक्रीज। तो हमारी रिएक्टिव पावर डिक्रीज होती है, कम होती है। ठीक है, जब पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज होगा तो रिएक्टिव पावर हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, कम होगी। ठीक, तो tan का क्या रहेगा हमारा रिएक्टिव पावर इज डिक्रीज। ठीक है, पावर फैक्टर बढ़ेगा तो रिएक्टिव पावर क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी।
पावर फैक्टर का सबसे अधिक मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है ना भाई। पावर फैक्टर का सबसे अधिक मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो 1 कब होता है? cos फाई 1 कब होगा? जब फाई 0 होगा, ठीक है। जब फाई 0 हो तो साइन की वैल्यू कितनी होगी? 0। पावर फैक्टर क्यों डिक्रीज होगा? वो रिएक्टिव पावर क्यों डिक्रीज होगी जब पावर फैक्टर इंक्रीज होगा? पावर फैक्टर इंक्रीज का मतलब पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होगा? जब फाई इक्वल टू क्या होगी? 0 होगी, तभी तो cos फाई हमारा 1 होगा भाई। फाई इक्वल टू अगर हमारी 0 डिग्री है तभी तो cos फाई सबसे अधिक होगा, मैक्सिमम होगा 1। बात समझ में आई? ठीक। तो अगर फाई इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब पावर फैक्टर बढ़ गया, लेकिन साइन क्या होगा? साइन 0 साइन 0 की वैल्यू 0 होगी ना। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? BI साइन फाई। ये होता नहीं होता है? तो साइन फाई क्या हो जाएगी? साइन फाई 0 तो रिएक्टिव पावर 0 हो जाएगी। मतलब पावर फैक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा है रिएक्टिव पावर हमारी कम हो रही है, और लास्ट में जब मैक्सिमम होगा पावर फैक्टर तो रिएक्टिव पावर 0 हो जाएगी। ठीक। तो हमारी रिएक्टिव पावर क्या होती है? पावर फैक्टर बढ़ने से घटती है, डिक्रीज होती है। ठीक है। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे से शुरू करेंगे। थैंक यू।